Hello everyone. Let's start solubility product and common ion effect. तो हम सबसे पहले solubility प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं. Solubility प्रोडक्ट स्लाइटली soluble salts के लिए यूज किया जाता है. तो solubility प्रोडक्ट is applicable for those salts which are slightly or sparingly soluble in water. जैसे हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है. लेड क्रोमेट, बैरियम सल्फेट, एंड सिल्वर सल्फेट. बहुत बड़ी लिस्ट है. मैंने यहाँ कुछ लिस्ट में आपको नाम लिख दिए. हम क्या करते हैं, हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करते हैं सिल्वर क्लोराइड का. लेट्स मेक अ सैचुरेटेड solution of silver chloride. What we can do is कि हम एक बीकर लेते हैं और इस बीकर के अंदर वाटर को फिल कर लेते हैं. ये हमारा आ गया वाटर. हम इस वाटर में सिल्वर क्लोराइड को ऐड करते हैं. जब हम सिल्वर क्लोराइड को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है सिल्वर क्लोराइड जो है तो यहाँ बीकर में जाकर सेटल्ड होगा. ठीक है. और हम ये जानते हैं कि सिल्वर क्लोराइड स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट है. इसका मतलब यहां से एक सिल्वर आयन सॉल्यूशन में चला जाएगा और क्लोराइड में चला जाएगा. सही है ना. यानी ये सिल्वर क्लोराइड है, ये डिसोसिएट होकर सिल्वर आयंस और क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट होगा और सिमिलर और सॉल्यूशन में शामिल हो जाएगा वाटर के. और वाटर में मौजूद सिल्वर आयंस और क्लोराइड आयंस कंबाइंड होकर वापस सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट होंगे. इसका मतलब ये डिसोसिएटेड फॉर्म है और ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म है और इन दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा. सो हम यहाँ लिख सकते हैं
An equilibrium is established between undissociated form and dissociated form according to the equation given below. सही है, तो याद रखिएगा कि हमने सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही इस वाटर के अंदर प्लेस किया, सिल्वर क्लोराइड स्लाइटली आयोनाइज होकर कन्वर्ट हुआ सिल्वर आयंस और क्लोराइड आयंस में। और जाहिर सी बात है कुछ सिल्वर क्लोराइड जो है वो बीकर के बॉटम में जाकर सेटल हो गया क्योंकि स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट होता है। ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म है, ये डिसोसिएटेड फॉर्म है, इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, यानी एक सिल्वर आयन अगर सोल्यूशन के साथ शामिल होगा तो वापस भी आ जाएगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, राइट। उस इक्विलिब्रियम को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशन की फॉर्म में। ये सिल्वर क्लोराइड सॉलिड dissolving in large amount of water and obviously ये convert होगा सिल्वर आयंस में और क्लोराइड आयंस में। वाटर लिक्विड होता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ये आयंस हैं तो इनका मीडियम ऑब्वियसली एक्वस होगा। सो ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म है, ये डिसोसिएटेड फॉर्म है, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। मैं इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। तो जब हम केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये दोनों प्रोडक्ट में कंसिडर किए जाएंगे और ये दोनों रिएक्टेंट में कंसिडर किए जाएंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस, concentration of chloride ions over concentration of silver chloride और concentration of water। हम सब जानते हैं कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो सॉलिड है और सॉलिड सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है। हम सब जानते हैं कि वाटर जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर होगा और जो चीज एक्सेस अमाउंट के अंदर होती है उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है। इसका मतलब मैं इन दोनों की जगह पे कांस्टेंट्स कंसिडर करूंगा एंड दैट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पॉइंट लिख के दे देते हैं, both silver chloride and water needs to be constant, and that constant is represented by K. तो ये जाएगा Kc equals to concentration of silver ions concentration of chloride ion over K। यानी इन दोनों की जगह मैंने एक कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट्स को एक जगह पे कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास Kc टाइम्स K इक्वल्स टू concentration of silver ion concentration of chloride ion। Kc times K is called solubility product, and that solubility product is represented by Ksp। तो मैं इस एक्सप्रेशन को अब इस तरह से लिख सकता हूं, Ksp equals to concentration of silver ions times concentration of chloride ions। ये मैंने Ksp का एक्सप्रेशन लिखा है
for silver chloride. Okay, on the basis of this expression मैं यहां कुछ और एग्जांपल्स दे देता हूं ताकि हमें केएसपी का एक्सप्रेशन निकालना है, लेकिन एक्सप्रेशन से पहले कुछ डेफिनेशन और कुछ कंक्लूजन्स। पहली तो बात ये कि केएसपी की जो यूनिट है वो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द इक्वेशन पे डिपेंड करती है, यानी यहाँ पर जो आयंस अवेलेबल होंगे उनके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी होगी यूनिट। लाइक इन दिस केस इसकी यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब, इसकी यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। तो जब दो यूनिट्स मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यूनिट इज गोइंग टू बी मोल स्क्वायर dm-6। जरूरी नहीं है कि ये यूनिट हर जगह इंप्लीमेंट हो, ये यूनिट चेंज भी हो सकती है। सो लेट मी गिव यू सम सॉर्ट ऑफ फैक्ट्स फर्स्ट एंड देन फिर उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स। केएसपी क्या है? केएसपी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट of an ionic concentration in a saturated solution at equilibrium is called solubility product. All right, that's the definition guys. पेपर में पूछी जाती है, आप लिख के देंगे। solubility product जो है उसकी यूनिट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। यूनिट ऑफ केएसपी depends on the concentration depends on the number of moles present in the equation. अब यहां मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दोस एग्जांपल्स हम फिर कंक्लूजन लेंगे कि जी किस तरह से हम इनकी यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सिल्वर सल्फेट, ये पार्शियली डिसोसिएट होगा into silver ions and sulfate ions। तो सबसे पहले तो हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं केएसपी का। सो जब मैं केएसपी का एक्सप्रेशन लिखूंगा मैं सॉलिड को इंक्लूड नहीं करूंगा, सिर्फ आयंस को इंक्लूड करूंगा। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयंस। सिल्वर आयंस के 2 मोल्स हैं, तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो पावर में चले जाते हैं, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। ये बात भी यहां लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स हैज टू बी इन द पावर। ओके, अब जाहिर सी बात है इसकी यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब, लेकिन स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर।
मल्टीप्लाई सल्फेट आयन की यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। अब क्योंकि स्क्वायर है तो इसका मतलब इसकी यूनिट हो जाएगी मोल स्क्वायर डीएम माइनस 6। सल्फेट आयन की यूनिट रहेगी मोल पर डीएम क्यूब। यूनिट आपस में मल्टीप्लाई हो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा मोल क्यूब डीएम माइनस 9। ये यूनिट हो जाएगी हमारे पास। सही है, आप नोट कर रहे हैं। यहां पर यूनिट थी हमारे पास मोल स्क्वायर डीएम माइनस 6, यहाँ पर यूनिट है मोल क्यूब डीएम माइनस 9। तो ये यूनिट चेंज हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। ओके, इस फॉर्मेट की तो एग्जांपल आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। या तो मोल स्क्वायर डीएम माइनस 6 होगा, या मोल पर या मोल क्यूब डीएम माइनस 9 होगा। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। लेट सपोज वी हैव कैल्शियम फॉस्फेट। ये भी एक इन पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट होता है। ये पार्शली डिसोसिएट होगा इनटू कैल्शियम आइंस में एंड फॉस्फेट आइंस में। यहां पर आपके पास 3 मोल्स थे। आई मीन 3 कैल्शियम, तो मैंने यहाँ पर 3 लगाया। यहाँ 2 फॉस्फेट है तो मैंने यहाँ पर 2 रखा। तो अगर मुझे यहाँ से केएसपी का एक्सप्रेशन लिखना है तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आइन। और मैं कह चुका हूं कि पावर है, नंबर ऑफ मोल्स हैज टू बी इन पावर। तो ये जो 3 मोल्स हैं यहाँ पर, ये क्यूब हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट आइन, ये जो फॉस्फेट आइन है इसके 2 मोल्स हैं, तो इसके 2 मोल्स होंगे तो वो पावर में चले जाएंगे, राइट। अब हम यहाँ पर यूनिट की बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब, लेकिन क्यूब भी है। और फॉस्फेट की यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब है, लेकिन स्क्वायर भी है। तो हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं, क्यूब की वजह से मोल क्यूब डीएम माइनस 9 इंटू स्क्वायर की वजह से ये हो जाएगा मोल स्क्वायर डीएम माइनस 6। तो अगर यूनिट्स मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाती है तो ये हो जाएगा मोल 5 डीएम माइनस 15। आई होप इट मेक सेंस टू यू कि यूनिट कैसे डिटरमिन करनी है और कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, यूनिट्स को डिटरमिन करने का तरीका भी बता दिया मैंने आपको, एक्सप्रेशंस को लिखने का तरीका भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, एक और बात जो मैं यहां से बताना चाहता हूं आपको कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट gives the info about the precipitation reaction. Now the issue is, कैसे पता चलेगा मुझे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। सो जरा देखिए, मैं यहां पर कुछ आपको फैक्ट्स शेयर करता हूं। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटाइन और एनाइन, if the product of the concentration of cation and anion is greater than the given value और ये वैल्यू जो गिवन है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और हमेशा गिवन होती है। समटाइम्स कैलकुलेट करवाते हैं, समटाइम्स गिवन होती है। then the given value
of KSP, then precipitation always takes place. A1 केमिस्ट्री में आपने सॉल्ट एनालिसिस की थी, उस सॉल्ट एनालिसिस के पीछे यही कॉन्सेप्ट था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। अक्सर आपने देखा होगा कि कैटाइंस में प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, समटाइम्स नहीं बनते, तो वो प्रेसिपिटेशन केएसपी का कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। यानी ये केएसपी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, गिवन केएसपी इन द क्वेश्चन, एंड लेट्स सपोज इसकी वैल्यू कम हो गई है, जबकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटाइन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनाइन का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है, दैट मीन्स प्रेसिपिटेशन होगी। ठीक है, और मैं भी एग्जाम्पल से प्रूफ करके भी दूंगा, क्वेश्चन से प्रूफ करके भी दूंगा, राइट। लेकिन अगर ये वैल्यू ज्यादा हो जाए और ये दोनों वैल्यूज कम हो जाए तो फिर प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। So if the product of the concentration of cation and anion is smaller than the given value of KSP, then precipitation cannot take place. Like इस तरह से होगा, ये given value of KSP greater हो गया as compared to the product of the concentration of cation and anion. ऑलराइट, सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की इंफॉर्मेशन भी देता है, और हमें हम सीखना है कि भाई कैसे प्रेसिपिटेशन की इंफॉर्मेशन देता है। तो ये बात सीखने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। बहुत समझदारी से सुनिएगा, आपने ये सॉल्ट एनालिसिस में A1 केमिस्ट्री में किया था, सही है। तो सबसे पहली तो बात ये है कि आपके पास कैल्शियम आइंस हैं, अगर आप उनको हाइड्रोक्साइड आइंस से रिएक्शन करवाएं यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। एंड लेट्स सपोज इस इक्वेशन के लिए जो केएसपी की वैल्यू है, लेट्स सपोज वो है हमारे पास 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -2 मोल क्यूब DM-9। तो ये गिवन वैल्यू ऑफ केएसपी हो गई, ठीक है। हम सब जानते हैं कि हमने A1 केमिस्ट्री में कैल्शियम आयन को टेस्ट किया था, और इसको टेस्ट करने के लिए हम दो डिफरेंट रिएजेंट्स यूज करते थे, एक्वस NaOH एंड एक्वस अमोनिया। सही, NaOH भी यूज करते थे और एक्वस अमोनिया भी यूज करते थे। अगर आपको याद हो, NaOH के थ्रू तो प्रेसिपिटेशन हो जाती थी, लेकिन एक्वस अमोनिया के थ्रू प्रेसिपिटेट्स फॉर्म नहीं होते थे। तो अब हम आज आपको रीजन देते हैं कि ऐसा क्यों होता था। तो सबसे पहली बात, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एल्कली है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है,
इसलिए ये फुली आयोनाइज्ड हो रहा था। जब फुली आयोनाइज्ड होगा तो जाहिर सी बात है इट गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, सो गिव्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड, बल्कि एक बेहतर वर्ड यूज कर लेते हैं, जब फुली डिसोसिएट होगा तो गिव्स मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाई ली हुई थी, और हाई रखनी पड़ती है हमें, इंस्ट्रक्शन होती है पेपर के अंदर कि कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाई रखो। तो हमने कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाई ली हुई थी, राइट, और हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी हाई आ गई। इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द गिवन वैल्यू ऑफ KSP। इसका मतलब ये प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। ठीक, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लेट सपोज मेरे पास 1 मोल पर DM क्यूब कैल्शियम आयन था, क्योंकि हमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई ली हुई थी तो 1 मोल पर DM क्यूब था। हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेट सपोज हमारे पास 2 मोल पर DM क्यूब आई है, इसको स्क्वायर कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। तो हमारे पास यहाँ से KSP की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 मोल क्यूब DM-9। इसका मतलब जो KSP की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। एक वैल्यू आपने कैलकुलेट की है और एक वैल्यू गिवन है। तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर हो एज कंपेयर टू द गिवन वैल्यू तो फिर प्रेसिपिटेशन होगी। और कैलकुलेटेड वैल्यू का मतलब क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन दोनों ग्रेटर है एज कंपेयर टू द गिवन वैल्यू ऑफ KSP। ओके, आई होप इट मेक सेंस टू यू। देखो एक और अंदाज से सुनो। अगर मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है इसको लिखना है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, राइट। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर NaOH ऐड किया। NaOH क्योंकि फुली डिसोसिएट होता है इसलिए ये आपको मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देगा। जब मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इस सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करेगा वो आयन कैल्शियम आयन से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, जिसकी वजह से आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स नजर आना शुरू होंगे। विच मींस जब आप NaOH ऐड करोगे तो वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, एंड एज अ रिजल्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे। तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन होगी, आपको प्रेसिपिटेट्स नजर आएंगे, इसलिए आपको टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट्स नजर आ रहे होते। ओके, बट इन द केस ऑफ एक्वस अमोनिया देयर इज अ चेंज, माइनर चेंज। क्या होता है चेंज? हम सब जानते हैं कि ये वीक एल्कली है, और हम सब जानते हैं कि ये पार्शली आयोनाइज होगा एंड स्लोली आयोनाइज होगा। ऑब्वियसली अगर ये पार्शली आयोनाइज हो रहा है तो इसका मतलब ये लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोवाइड करेगा। अब क्योंकि इसने लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड किया है इसका मतलब क्या, कैल्शियम आयन की तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगी, बहुत कम, ना होने के बराबर, जिसकी वजह से इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो गिवन वैल्यू ऑफ KSP से कम हो जाएगा। जब गिवन वैल्यू ऑफ KSP से कम होगा तो ऑब्वियसली प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। यही वजह है कि आपको एक्वस अमोनिया के केस में कोई भी प्रेसिपिटेट्स नजर नहीं आते थे। ओके, अब यूं समझ लीजिए कि ये इतना अमाउंट कम होता है कि ये इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स भी आपको नजर नहीं आते। ओके, सो हमने यहां से कंक्लूजन कर लिया कि भाई अगर
इन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू द गिवन वैल्यू, तो प्रेसिपिटेशन होगी। अगर ये प्रोडक्ट कम है एज कंपेयर टू द गिवन वैल्यू, फिर प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम ये भी डिसाइड करते हैं कि अगर हमारे पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है और उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में हम कोई कॉमन आयन ऐड कर दें, व्हाट विल हैपन विद द सॉलिबिलिटी, राइट? तो अब इसको देखते हैं। और कॉमन आयन को समझने के लिए मैं अगेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रिपेयर करूंगा। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि सिल्वर क्लोराइड की क्वांटिटी ज्यादा है और वाटर की क्वांटिटी कम है, ठीक है? और सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम टेस्ट कैसे करते हैं? टेस्ट इस तरह से करते हैं कि जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है तो हम उसमें एक ग्लास रॉड डिप करते हैं और ग्लास रॉड डिप करके उस रॉड को सॉल्यूशन में से बाहर निकालते हैं। जैसी रॉड बाहर आएगी तो रॉड पर मौजूद जो सॉल्यूशन होता है वो ऑटोमेटिकली क्रिस्टलाइज हो जाता है। अगर वो क्रिस्टलाइज हो गया, क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है? ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिटरमिन करने का तरीका है। So let's make a saturated solution here of silver chloride. Take a beaker. ठीक, अब इस बीकर के अंदर हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया हुआ है सिल्वर क्लोराइड का, यानी ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म है और डिसोसिएटेड फॉर्म के दरमियान एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। So this is a saturated solution of silver chloride. Okay, हम क्या करेंगे? कॉमन आयन ऐड करने के लिए एक सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे। So let's take the soluble salt of सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl। ठीक, हम क्या करते हैं? हम इस NaCl को उठाकर इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं। देखो क्लोराइड आयन तो पहले भी थे, जब आप NaCl ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्लोराइड आयंस भी अवेलेबल होंगे और सोडियम आयंस भी अवेलेबल होंगे। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोडियम आयंस का कोई भी रोल नहीं होगा, ये एज इट इज पड़े रहेंगे। लेकिन आप नोट करें, क्लोराइड आयन जो हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएंगे, यानी क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। NaCl ऐड करने से जब क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये क्लोराइड आयन सिल्वर आयन के साथ रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड बनाएंगे, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स इंक्रीज होंगे। हेंस वी कंक्लूड, व्हेन वी ऐड अ कॉमन आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट इंक्रीजेस द प्रेसिपिटेशन एंड डिक्रीजेस द सॉलिबिलिटी। अगर आयंस की क्वांटिटी कम हो रही है इसका मतलब सॉलिबिलिटी कम हो रही है, अगर सॉलिड इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो रही है। ओके, सो हम यहां लिखते हैं एडिंग सोडियम क्लोराइड
In a saturated solution of silver chloride, increases a concentration of क्लोराइड आयन, और ये क्लोराइड आयन टेक्निकली कॉमन आयन होगा। तो कॉमन आयन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहले भी क्लोराइड थे और आपने क्लोराइड और मजीद ऐड कर दिया तो वो कॉमन आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। This favors the equilibrium towards left hand side, hence solubility decreases, यानी आयंस की क्वांटिटी कम हो रही होगी, while precipitation increases, यानी सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा हो रही होगी। एक बात और याद रखिएगा, when you add a very small amount of common ion in a saturated solution, KSP की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। KSP की वैल्यू विल रिमेन सेम, यानी सिल्वर क्लोराइड, माय बैड, सिल्वर क्लोराइड की जो KSP की वैल्यू स्टार्टिंग में हमारे पास थी वही रहेगी अगर मैं ये स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयंस ऐड कर भी रहा हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉमन आयन ऐड कर भी रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाय द वे एक चीज और, जरूरी नहीं है कि कॉमन आयन हमेशा क्लोराइड आयन यानी एन आयन हो, इट कैन बी इट कैन बी कैट आयन और इट कैन बी एन आयन। वो एग्जामिनर डिसाइड करेगा कि वो कौन सा कैट आयन या एन आयन चूज कर रहा है, ठीक है। बट याद रखिएगा कि कॉमन आयन कैट आयन भी हो सकता है, एन आयन भी हो सकता है, कुछ भी ले सकता है एग्जामिनर। कॉमन आयन कैन बी कैट आयन और एन आयन, ओके। ये थ्योरेटिकल सेगमेंट था, कैलकुलेशन का सेगमेंट ऑब्वियसली हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। थैंक यू वेरी मच गाइस।